हेलो व्यूअर्स, कुसुम हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था वो किया था भाषा और व्याकरण, जिसमें हमने भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप, भाषाएं व उसकी लिपियां, भाषा परिवार के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। तो इस वीडियो में हम भाषा और व्याकरण की क्लास सेकेंड लेंगे, जिसमें मैं आपको हिंदी की उपभाषाएँ तथा बोलियाँ के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले बोली की परिभाषा क्या होती है। एक छोटे क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा रूप स्थानीय होता है, उसे बोली कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी एक सीमित दायरा होता है जहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उसको हम बोली कहते हैं। उपभाषा 5-10 मील की दूरी पर बोली में हल्का हल्का अंतर आता जाता है, परंतु उसका सामान्य रूप नहीं बदलता। इस स्वरूप को उपभाषा कहते हैं। उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। जो बोली है वो क्या है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको हम बोली कहते हैं। पर उपभाषा क्या होती है, जैसे आप किसी गांव में रहते हैं तो गांव से जब निकल के थोड़ा सा 10-15 मील की दूरी पे जाते हैं तो भाषा में कुछ थोड़ा सा फ़र्क आने लगता है, तो उसको हम उपभाषा कहते हैं। उदाहरण, ब्रजमंडल के घरों में बोली जाने वाली ब्रज बोली है, परंतु उसके जिस रूप को पढ़े लिखे लोग प्रयोग में लाते हैं वह उपभाषा है। उपभाषा में साहित्य की रचना की जाती है। समर्थ साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा एक परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर लेते हैं तो वह भाषा कहलाने लगती है। सूरदास आदि कवियों ने ब्रज बोली को भाषा का रूप प्रदान किया है। अब हम टॉपिक कवर करेंगे हिंदी और उसकी बोलियां, कि हिंदी में कौन सी बोली बोली जाती हैं। हिंदी एक भाषा है, उसके 5 उपभाषा क्षेत्र हैं तथा अनेक बोलियां हैं। अलग अलग क्षेत्रों में प्रयुक्त होने के कारण इनके नाम भी अलग अलग हैं। उपभाषाएं और बोलियां, इसको हमने 5 भागों में आगे बांटा है। तो पहली है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। ये जो सारी बोलियां हैं वो पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। दूसरी हमारी उपभाषा है पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है हमारी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीसरा है हमारा बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। ये 3 जो बोलियां हैं वो हमारी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है पहाड़ी हिंदी, कुल्लई, गढ़वाली, कुमाऊनी। ये 3 बोलियां पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगली है राजस्थानी हिंदी। इसके अंतर्गत आने वाली हमारी बोलियां हैं जयपुरी, निमाणी, मालवी, मारवाड़ी तथा भीली। इन बोलियों और उपभाषाओं में कुछ उच्च कोटि के साहित्य की भी रचना हुई है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जो उपबोली हैं उनमें कौन कौन से साहित्य रचे गए हैं। अब हम रचना और उनके रचनाकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है सूरदास। सूरदास ने जो रचना की है वो की है सूरसागर की। ये इनकी जो बोली है वो ब्रजभाषा है और जो उपभाषा है वो पश्चिमी हिंदी है। अगली है गोस्वामी तुलसीदास। इनकी रचना रामचरितमानस, बोली अवधी और इनकी उपभाषा है पूर्वी हिंदी। मैथिली कोकिल विद्यापति। इनकी रचना का नाम है पदावली। इन्होंने जो बोली इस्तेमाल की है मैथिली और उपभाषा है बिहारी हिंदी। मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचना का नाम पद्मावत है, बोली अवधी और उपभाषा पूर्वी हिंदी है। तो ये कुछ रचनाकार बोली और उपभाषाएं हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम करेंगे भाषा के विविध रूप। कौन कौन से भाषा के रूप हैं? फर्स्ट है राष्ट्रभाषा, जिसे इंग्लिश में नेशनल लैंग्वेज कहते हैं।
किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसके माध्यम से पूरे देश के लोग अपनी अस्मिता की पहचान करते हैं। राष्ट्रभाषा देश के गौरव और सम्मान का प्रतीक होती है तथा अधिक से अधिक लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी देश है उसकी राष्ट्र उसके देश में बोली जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है क्योंकि यह प्रत्येक भारतवासी की अस्मिता की पहचान कराती है तथा राष्ट्र के गौरव और सम्मान का प्रतीक है। नेक्स्ट है मातृभाषा। बच्चे की मातृभाषा वह भाषा होती है जो उसकी अस्मिता की पहचान कराती है। बच्चा अपनी माता से जिस भाषा को सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि वह भाषा जो हम अपनी माँ से सीखते हैं वो है मातृभाषा कहलाती है। नेक्स्ट है संपर्क भाषा, लिंक लैंग्वेज। किसी भी बहुभाषा भाषी देश में जहाँ अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ लोगों को एक दूसरे के साथ संपर्क अथवा समझने के लिए हिंदी व अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ता है। अतः यह दोनों संपर्क भाषाएं हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि संपर्क भाषा वह भाषा होती है जब दो लोग आपस में तालमेल करते हैं बातों से, तो जो भाषा अपनाई जाती है वह संपर्क भाषा कहलाती है। नेक्स्ट, राजभाषा। राजभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग राजकीय कामकाज में किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। भारत के अनेक राज्य जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि हिंदी क्षेत्र कहलाते हैं तथा इन प्रदेशों में सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी में ही किया जाता है। तो राजभाषा के नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि राजभाषा क्या है, जो उस राज्य की भाषा होती है जिसमें सारा दफ्तरी कामकाज किया जाता है, वह वहाँ की राजभाषा कहलाती है। तो ये थे हमारे भाषा के विविध रूप। संविधान द्वारा अष्टम सूची में स्वीकृत भाषाएं। तो संविधान ने कुछ भाषाओं को अपनी स्वीकृति दी है। तो देखते हैं कौन कौन सी वे भाषाएं हैं। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये कुछ भाषाएं हैं जिन्हें संविधान के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है भाषाओं को। तो इसमें से भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन डाल दिया जाता है कि बताइए कौन सी भाषा को स्वीकृति दी गई है। इसलिए कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो आप ये जो भाषाएं हैं इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो अभी तक हमने भाषा और व्याकरण के अंतर्गत भाषा जो टॉपिक है उसे कवर किया है। तो अब हम चलते हैं व्याकरण की तरफ कि व्याकरण क्या है, इसकी क्या परिभाषा होती है। तो व्याकरण की परिभाषा, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। जैसा कि परिभाषा से ही स्पष्ट हो रहा है कि वह शास्त्र है जो हमें बताता है कि हमने कहाँ पे क्या गलती की है और वो गलती किस कारण से है। तो जो इन चीज़ों की हमें नॉलेज देता है, ज्ञान कराता है, तो उस शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो जो व्याकरण है उसके अंतर्गत ये 3 टॉपिक कवर किए जाते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब ये जो व्याकरण के अंग हैं उसमें सबसे पहले आता है वर्ण विचार। तो देखते हैं वर्ण विचार के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक कवर किए जाते हैं। इसके अंतर्गत ध्वनि तथा वर्ण से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो जो जैसा कि नाम से ही पता है वर्ण, तो इसमें हम ध्वनि जो बोलते हैं और वर्ण से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर करते हैं।
आगे शब्द विचार, शब्द, शब्द भेद, शब्दों के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। जो शब्द विचार है इसके अंतर्गत हम सारा शब्दों से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करते हैं। आगे आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत पदबंध, उपवाक्य, वाक्य, वाक्य भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इसके साथ ही हमारा भाषा और व्याकरण का टॉपिक कवर होता है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर्स दोनों अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।